बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। आज वज़ीर ख़जाना असद उमर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम IMF से मुआहिदे के बहुत करीब हैं, जिसको अपोजिशन ने शदीद तनकीद का निशाना बनाया। दूसरी जानब काफ लीग के तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने के बाद अब MQM भी हुकूमत से नाराज़ नज़र आ रही है और देखना यह है कि हुकूमत इन तहफ़्फ़ुज़ात को कैसे हल करती है। इसके अलावा सऊदी फरमारवा वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान कितनी अहमियत का हामिल है। इसके अलावा और भी अहम टॉपिक्स हैं जिन पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी नमस्कार। डॉक्टर साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की कल लेबनानी वज़ीर आज़म साद अल हरीरी से मुलाकात हुई थी, जिसमें उन्होंने NRO का भी तज़किरा किया था। इस मुलाकात के हवाले से बताइएगा। देखें, हर गुजरते दिन के साथ मैं अपने उस जुमले को दोहराता जाऊंगा कि ये निज़ाम गिर रहा है, पूरा का पूरा सेटअप जी। किस रुख में गिर रहा है, किस तरह से गिर रहा है, ये आपको हर गुजरते रोज के साथ ये नजर आएगा। जी। ये इररेलेवेंट पार्लियामेंट जिसके अंदर कोई कानून साजी नहीं हो पा रही, जिसमें लड़ाई झगड़ा मार कुटाई, 18 तारीख को शायद इजलास होने असेंबली का, देखें क्या तमाशा होता है। उससे पहले पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो रौला पड़ा हुआ है, शहबाज शरीफ साहब का मामला, असद कैसर साहब जो हैं वो उसमें मैं आता हूँ बाद में, साद हरीरी, ये आपको नजर आएगा कि ये पूरा का पूरा सेटअप, पूरा का पूरा सिस्टम, ये पूरी की पूरी इररेलेवेंट पार्लियामेंट, ये जो है ये कुछ दे नहीं पा रही लोगों को, और जब दे नहीं पाएगी तो अपनी अफादियत खो देगी, खो चुकी है। मैं तो आज से मेरा ख्याल है कि 6 महीने पहले कह चुका हूँ कि इररेलेवेंट पार्लियामेंट है। ठीक है, ये ऑपरेशन धबरदूस के दरमियान कहीं आ गई और ऑपरेशन धबरदूस को असल में इसने नुकसान पहुंचाया। ठीक है, अच्छा, और हो गई, अच्छा है, इलेक्शन हो गया, जमहूरियत है, लेकिन ये अब ऑपरेशन जबरदस्त अपने अंजाम की तरफ जा रहा है। मंतक मेरे केस के बाद तो गायब हो गई। ठीक है, अब तो अंजाम की तरफ जा रहा है। अब मामला ये है सारा कि आपने कहा साद अल हरीरी साहब की बात की जी। हमारे इंतहाई उनसे करीबी पाकिस्तान का बतौर रियासत, लिबनान के साथ भी एक बरादर मुल्क हमारा, और साद हरीरी साहब के साथ हमारे बड़े जबरदस्त ताल्लुकात। साद हरीरी जो हैं, इन्होंने इमरान खान से क्या कहा, इमरान खान साहब ने उनसे क्या बात की, ये कोई नई बात नहीं हुई। 2007 में जब वापस आ रहे थे नवाज शरीफ साहब, तो आपको याद होगा कि साद हरीरी साहब भी उस वक्त जो है वो पाकिस्तान आ गए थे। उन्होंने भी कहा था कि हाँ, उन्होंने आके आके उस वक्त ये कहा था, 2007 में भी कहा था कि मुझे अफसोस है इस बात का कि, और वो पेपर वगैरह ले रहे थे इन्होंने, और उस वक्त की जो सऊदी रहनुमा थे उनके साथ साद हरीरी साहब भी पाकिस्तान और लंदन जाके इन्होंने नवाज शरीफ, तो ये तो इस बात पर पहले भी बात कर चुके हैं साद हरीरी साहब। और यकीनन कल जब उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई साद हरीरी साहब की, तो वहां पर ये जिक्र हुआ, ये पहले भी साद हरीरी साहब जो हैं वो पछतावा अपना जाहिर कर चुके हैं। साद हरीरी साहब जो हैं ये थोड़ी सी मैं बात आपको अब बताता चलूं कि साद हरीरी साहब जो हैं ये सऊदी अरब में ये पैदा हुए थे और इनके पास फ्रांस की नेशनलिटी भी है। ये लिबनान से, इनका ज़ाहिर लिबनान के वज़ीर आज़म है, लेकिन फ्रांस की फ्रेंच नेशनल भी हैं। और ये जो हैं ये इनके वालिद रफ़ीक अल हरीरी, ये बात बताना बड़ी ज़रूरी है साद अल हरीरी साहब के हवाले से। इनके वालिद रफ़ीक अल हरीरी को 2005 में जो है वो शहीद कर दिया गया था, और इल्ज़ाम जो है वो उस वक्त लगा था शाम के ऊपर, यानी बशार उल असद साहब पे। और उसके नतीजे में फिर एक 14 मार्च की एक मूवमेंट, एक अलायंस शुरू होता है। फ्यूचर मूवमेंट के ये सरबराह हैं, और वहाँ पे उसके नतीजे में फिर शाम की अफवाज बाहर निकली थी और एक बड़ा तनाव, बहुत बड़ा एक सानहा था जो लिबनान में हुआ। मैं उसके बाद जब 2006 में और अभी कुछ अर्सा पहले भी गुजरे सालों में काफ़ी दफ़ा वहाँ गया, तो रफ़ीक अल हरीरी साहब का जो मज़ार है, या जो उनकी जहाँ पर उनको उनकी तदफीन की गई है, वहाँ पे बहुत लोग जाते हैं और बड़ा दुख का इज़हार करते हैं। सही। तो उसके बाद जो है वो, अच्छा, अब साद हरीरी साहब, मैं ज़रा साद हरीरी पे आता हूँ, उनके वालिद से निकल। साद हरीरी साहब जो हैं, ये ज़हन में रहे कि ये जो हैं ये जो लिबनान के अंदर सऊदी अरब
की जो मौजूदगी है, जैसे हिजबुल्लाह को कहा जाता है कि हिजबुल्लाह ईरान के साथ है, जी। तो सऊदी अरब की तरफ से का जो वहाँ पे नुमाइंदा कहलाते हैं ये जो भी हैं, साद हरीरी साहब को सऊदी अरब से लिंक किया जाता है। लेकिन ये भी जहन में रहे, मैं बड़ी मुख्तसर सी बात करके आगे निकल जाऊंगा कि 2017 में साद हरीरी साहब ने इस्तीफा दे दिया था अपने ओहदे से जब ये सऊदी अरब में थे, और फिर वहाँ पर और इन्होंने कहा था कि इनको ईरान की तरफ से यह जो है जान का खतरा है। लेकिन फिर उसके बाद ये हुआ था कि लिबनान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने, सबको याद होगा, लिबनान की फौज ने हिजबुल्लाह की तरफ से वहाँ से कहा गया था कि नहीं, फिर 2-3 दफ़ा ऐलान हुआ था कि वापस जा रहे हैं, फिर ये बहरीन यूएई इधर, लेकिन फिर वो मामला हल हो गया, फिर ये फ्रांस गए और फ्रांस से जो कि वहाँ के नेशनल भी हैं तो वापस बैरूत पहुंचे, उसके बाद ये मामला ख़त्म हो गया, फिर कभी डिस्कस नहीं हुआ। और हम भी इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहते कि साथ हरीरी साहब का क्या मामला हुआ था सऊदी अरब में, जानते हुए भी हम डिस्कस नहीं करना चाहते, इसलिए कि ज़ाहिर बरादर ममालिक हैं और इस तरह के बाज़ दफ़ा मामला हो जाते हैं। साद हरीरी साहब जो हैं वो लेकिन ये बात इंटरेस्टिंग है कि वहाँ पर जो इस वक्त सेटअप है लिबनान में, उसमें हिजबुल्लाह जो है वो ज़्यादा हावी है इस वक्त लिबनान की फॉरेन पॉलिसी पे। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ कि साद हरीरी साहब जो हैं वो इस वक्त कुछ इस तरह से कि जो दाखिला पॉलिसी है वो साद हरीरी साहब देख रहे हैं, जो खारजा पॉलिसी है यानी शाम के अंदर हिजबुल्लाह एक्टिव है या इजराइल के साथ मामलात हैं, दूसरे मामलात हैं ईरान के, तो वो सारे हिजबुल्लाह के पास हैं। ठीक है, इराक के अंदर जो भी मामला चल रहे हैं हिजबुल्लाह ज्यादा एक्टिव है साद हरीरी साहब से। तो साद बहरहाल अब इससे निकल के हम आते हैं ताज़ा सूरत हाल पे। देखिए बात यह है कि निज़ाम तो लरज रहा है और बुरी तरह से लरज रहा है, हर गुजरते रोज के साथ इमरान खान जो है जाहिर है कि वो मैं पहले भी बात कह चुका हूँ कि वो उन्होंने कहा कि कोई जाना चाहता है चला जाए, ठीक है, कोई रहना चाहता है वो रहे, असेंबलियां जो हैं वो रहती हैं, टूटती हैं, क्या होती है, क्योंकि इमरान जो हैं वो इस बात ये जो फरसूदा निज़ाम है ना, लरस्ता निज़ाम, इसमें कहीं पर इमरान खान मिसफिट है, इस पूरे सिस्टम में मिसफिट है, क्योंकि एक सिस्टम ऐसा है जिसमें इमरान खान साहब फौरी तौर पे चाहते थे कि एहतसाब हो, इंसाफ हो, ठीक है। अब इंसाफ और कानून में फर्क है, ठीक है, वो चाहते हैं इंसाफ हो और एक है कानून, और कानून है पार्लियामेंट है, नैब है, 2/3 अक्सरियत होनी है, ये होना है, इसको फलां वजारत दो, उसको ये दो, ये नाराज हो गया, वो नाराज हो गया, अरबों रुपए खर्च करके लोग असेंबलियों में पहुंचे हैं, वो कोई खिदमत खल्क के लिए नहीं पहुंचे, उन्होंने पैसा कमाना है, डबल ट्रिपल करना है, लूट मार और करनी है, वो किसी तरह से इसमें वो मतलब वो क्यों बैठ गए जाके, वो उनको समझ नहीं आ रहा बहुत से लोगों को जो अच्छे लोग हैं कि वो इस सिस्टम में क्या असेंबली में क्या करेंगे, और जो पुराने पापी हैं बहुत सारे, वो बैठ के इधर उधर अपना दाव चला, तहफ़्फ़ुज़ात ही हल नहीं हो रहे अभी, तहफ़्फ़ुज़ात हल कभी भी नहीं होंगे, कभी भी हल नहीं होंगे। देखें शहबाज शरीफ साहब जो हैं, उस शहबाज शरीफ साहब, असद कैसर साहब जो हैं, अब असद कैसर जो हैं उन पे इमरान खान गालिबन नाराज हैं उनसे, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि असद कैसर साहब ने ये कहा था कि जो पार्लियामेंट है, ये गालिबन ये बात कही जा रही है कि असद कैसर साहब ने कहा था कि ठीक है आप पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बना दें, और वो बन जाते हैं तो पार्लियामेंट सुकून से चलेगी, इत्मीनान से चलेगी, गड़बड़ नहीं होगी। इमरान खान आए तो वहां पर शोर शराबा हुआ। अच्छा, अब जब शोर शराबा हुआ तो इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने उसके बाद ये कहा कि जी ये तो इस तरह से भी नहीं चलेगी, उस तरह से भी नहीं चलेगी, तो फिर क्या मामला हुआ। अच्छा, असद कैसर साहब जो हैं वो अब वो मुस्लिम लीग नून की हमायत में खड़ी हो गई है कि असद कैसर, अच्छा उनको हटाना। अब मसला क्या है, अब शहबाज शरीफ साहब को अगर हटाना है आपने, जो मैंने कल भी बात की थी, अगर इमरान खान साहब ने हटाना है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो हटा देते हैं तो एक तरह से असद कैसर स्पीकर के खिलाफ जो है आप समझ लें कि अदम इत्मीनाद होगा इमरान खान साहब का, और अगर हटाने में वो नाकाम हो जाते हैं इमरान खान साहब या शेख रशीद साहब अदालत में चले गए हैं। अच्छा, अदालत इसमें क्यों आएगी मुझे नहीं पता, आ भी सकती है अदालत, लेकिन एक खास सियासी मसला है। तो शेख रशीद साहब जो हैं वो अगर शहबाज शरीफ अपनी जगह रहते हैं तो उसके बाद जाहिर है कि वो फिर मामला एक अजीब सा है, बहुत ही अजीब सा हो जाएगा, क्योंकि हटाने के लिए जैसे कल भी मैंने कहा था कि आपको अब एमक्यूएम उसमें नाराज है, एमक्यूएम उसमें नाराज है। एमक्यूएम जो है वो कह रही है कि
हुकूमत की इत्तेहादी है, लेकिन गैर फितरी इत्तेहादी है, एक गैर फितरी इत्तेहादी है, ठीक है ना। एमक्यूएम एक गैर मतलब आपको लगेगा नहीं कि ये एमक्यूएम और पीटीआई का कोई फितरी इत्तेहाद नहीं है। मतलब जिस इलाके से पीटीआई के लोगों ने एमक्यूएम के लोगों को हराया है इलेक्शन, वो आपस में इत्तेहादी हैं। ये कुछ समझ से बाहर है। कराची में जो सीटें एमक्यूएम ने ज्यादा पीटीआई ने ज्यादा ली हैं, वो एमक्यूएम के इलाकों के लिए अब दोनों इत्तेहादी हैं। ये गैर फितरी, मैंने कहा ना, गैर फितरी सी बातें आपको नजर आ रही हैं इस पूरे सेटअप में। लेकिन बहरहाल ये सेटअप है, जमहूरियत का हुस्न कह लें, जो भी कह लें, मगर एक सर पैर नहीं है इसमें। अब मसला ये है कि एमक्यूएम का क्या इशू है। एमक्यूएम के मसला ये है कि उनको कराची के मसाइल, एमक्यूएम के चूंकि वजारत दाखिला इमरान खान साहब ने अपने पास रखी है, ये बात मैं पहले कई दफा कहता रहा हूं कि इमरान खान साहब को एक मजबूत वजीर दाखिला लाना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह ये है कि एमक्यूएम ने अगर अपने दफातर खुलवाने हैं कराची में तो किससे बात करेंगे वो, ठीक है। वजीर दाखिला होगा तो उससे बात करेंगे। पहले चौधरी निसार साहब आते थे, कोई दूसरी शख्सियत आती थी, लेकिन अब चूंकि एमक्यूएम इत्तेहादी है, वो मुस्लिम लीग नून के इत्तेहादी तो नहीं थे, अब इनके इत्तेहादी हैं। मुस्लिम लीग नून के दौर में तो ऑपरेशन हुआ कराची में, तो इनके चूंकि इत्तेहादी हैं तो एमक्यूएम कहती है कि हमारे बहुत सारे मसाइल, कराची पैकेज आप हल करें, दफातर को खुलवाना था। और दूसरी बात ये कि पहले जहांगीर तरीन साहब गालिबन के दरमियान में थे एमक्यूएम से बात, अब जहांगीर तरीन साहब कहीं गायब है। जहांगीर तरीन साहब जहां भी हों अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएं। वो कहाँ है जहांगीर तरीन साहब इस वक्त? कहीं तो हैं, मगर वो क्या कर रहे हैं, क्या उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं, वो अभी देखते हैं कि क्या। लेकिन वो एमक्यूएम से बातचीत कर रहे थे, वो दरमियान में नहीं। नतीजा क्या हुआ कि सदर और गवर्नर को एमक्यूएम से बात करनी पड़ रही है। अच्छा, और एमक्यूएम जो है उनके साथ गालिबन कमिटमेंट हुई थी एक और वजारत की, ओवरसीज की वो वजारत, जो कि जुल्फी बुखारी साहब के पास है। अच्छा, अब जुल्फी बुखारी साहब वाली वजारत जो है वो गालिबन जो है वो एमक्यूएम के साथ कमिटमेंट हुई थी उस वक्त। ये एमक्यूएम के जो अराकीन है उनका कहना है। और उसके तो ये बहुत सारे मसाइल हैं। अच्छा, अब उसमें अगर एमक्यूएम अच्छा, फिर अख्तर मेंगल साहब जो हैं वो उनके नवाज शरीफ साहब से ताल्लुकात खराब नहीं रहे, अच्छे ताल्लुकात रहे हैं नवाज शरीफ साहब से। उनके जरदारी साहब से भी अच्छे ताल्लुकात हैं, और उनका बलूचिस्तान के इश्यूज हैं, बलूचिस्तान के बहुत सारे मामलात हैं जिसके ऊपर वो उनके भी बहुत सारे ताल्लुकात हैं। अब अगर मिसाल के तौर पे ये हटाने की बात होती है तो शहबाज शरीफ साहब को तो अख्तर मेंगल साहब को क्या वजूहात क्या होंगी, क्यों अख्तर मेंगल साहब जो है वो वोट डालेंगे या क्या करेंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन एमक्यूएम, अच्छा, यानी इस हद तक दबाव है कि आप अंदाजा लगाएं कि पीएससी के मामला, जो मैं कह रहा हूं ना, सिस्टम, ये लरसता हुआ निजाम नहीं इमरान खान साहब के लिए, ये जो उनकी सोच है उसके साथ मुताबिकत नहीं रखता। मतलब एक अली नवाज शाह गालिबन आजाद रुकन, उनको मनाने के लिए उमर अयूब साहब, आजाद रुकन है, उनको मनाने के लिए उनके इलाके में उमर अयूब साहब और एक और वफाकी वजीर ने जाके पता नहीं कितना उनको राजी करने की कोशिश की है कि वो वोट डाल दें। एक आदमी नाराज होता है, दूसरा खुश हो जाता है, एक खुश होता है, दूसरा नाराज हो जाता है, ये होता है। तो ये मामला आगे बढ़ नहीं रहे, ठीक है। ये असेंबली रोज हर गुजरते 18 तारीख को गालिबन इजलास हो रहा है, उससे पहले ये इन्होंने फैसला करना है कि क्या ये जो है शहबाज शरीफ साहब अपनी जगह पे रहते हैं या नहीं रहते। और ये जो बात हो रही है एनआरओ वाली, देखें, अदालतों ने अगर मियां नवाज शरीफ साहब को इजाजत दे दी, फर्ज करें कि वो तिब्बी बुनियादों पे उनको रिहा कर दिया, अदालतों का फैसला होगा ना, और नवाज शरीफ साहब ने उसके बाद जो है वो बाहर जाने के लिए रिक्वेस्ट की अदालत से, और फर्ज करें एक मफरूजा रखते हैं और अदालत ने उनसे कहा कि जी आप जा सकते हैं बाहर, ठीक है। तो डॉक्टर आसिम का भी मामला चल रहा है ना, तो डॉक्टर आसिम भी आते जाते रहते हैं, ठीक है। लेकिन फर्क यहाँ पे ये है कि ये इनको सजा हो चुकी है, डॉक्टर आसिम को सजा नहीं हुई अभी तक। अच्छा, फर्क ये है, ये बहरहाल फर्क होगा, लेकिन अदालतों पे है ना फैसला कि फर्ज करें अदालत क्या करती है, तो फिर उस सूरत में क्या होगा। तो अब मसला ये है कि ये जो बात बार बार कह रहे हैं ना, इमरान खान साहब की कोई डील नहीं होगी और ढील नहीं होगी और डील नहीं होगी और ढील नहीं होगी, ढील मांग रहे हैं, डील मांग, इसका मतलब ये है कि इमरान जो चाहते हैं कि एहतसाब हो सख्त कड़े से, उसमें ये निजाम आगे उनको रोक रहा है। अच्छा, इमरान खान जो है वो मतलब इस जगह तक जाके, अब देखें ना, मिसाल के तौर पे उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की है कि बाहर
आईएमएफ के पास जाने से पहले वो जो हैं वो जिस हद तक मामलात को दुरुस्त कर सकते हैं, जाने से पहले वो आईएमएफ के जाने से पहले वो मामलात को कम से कम शराइत पे हों। लेकिन अब हुआ क्या है, इसमें बुराई क्या आ गई है आईएमएफ के पास जाने में, और अच्छाई क्या आ गई है? अच्छाई आ गई है कि कम से कम गैर यकीनी की कैफियत खत्म हो गई। अब लोगों को पता है कि अच्छा आईएमएफ के पास जा रहे, कारोबारी शख्सियात को पता है आईएमएफ के पास जाने का मतलब ये है कि अब वर्ल्ड बैंक की तिजोरियां भी खुल जाएंगी, एशियन डेवलपमेंट बैंक की तिजोरियां भी खुल जाएंगी आपके लिए, ये सब कुछ होगा। लेकिन उसके नतीजे में कुछ कंडीशंस हम खामोशी से पूरी कर चुके हैं। ऑपोजिशन शदीद तनकीद का निशाना बना रही है। ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन कौन सी ऑपोजिशन? ऑपोजिशन तो वो है जो 2008 2013 मतलब ये कि ये तो बेड़ा गर्क करके, माजरत के साथ, बहुत सारी शख्सियात जो हैं वो इनफरादी तौर पे भी और इज्तिमाई तौर पे भी बेड़ा गर्क करके गए। इनको तो बोलना ही नहीं चाहिए, बात ही नहीं कर। इनका ये ख्याल है कि इनकी हुकूमत आ रही है, मतलब इनका ख्याल है कि ये हुकूमत गिराएंगे तो इनकी हुकूमत आ जाएगी। ऐसा तो नहीं होने जा रहा, और कोई वादा माफ और ये खेल भी नहीं होने जा रहा। तो बात यह है कि ये बस एक खास हद तक जाते हैं, उसके बाद पिछड़ जाते हैं। ये खास टैंकों के आगे लेटना था, देखिए ना, टैंकों के आगे लेटना था, टैंकों के पीछे थोड़ी खड़ा होना था इन्होंने। ये तो टैंकों के पीछे खड़े हो गए जाके। बात यह है कि वो खत्म हो गया, सारा ठुस फुस हो गया। तहरीक पता नहीं चलनी थी क्या, इनकलाब आना था, क्या होना था, खुदा जाने। अब मसला ये है कि अब ये इस मिशन पे लगे हुए हैं कि पार्लियामेंट को चलने नहीं देना। लेकिन ये ज़हन में रखें, अगर पार्लियामेंट नहीं चली तो नुकसान इन सब का होगा। अच्छा, चल नहीं रही ना, मैं तो पहले कह चुका हूं कि नहीं चलेगी। आप 3 महीने बाद मुझसे पूछ लें, साल बाद, कल पूछ लें, जितनी अल्लाह ताला ने जिंदगी, ये पार्लियामेंट इररेलेवेंट है, इससे कुछ नहीं निकलेगा। इससे सिर्फ आपको शोर मचाते लोग यहां पे नजर आएंगे, यहां पे आपको इस शक्ल में। अगर तो ये सारे के सारे लोग, अच्छा एनआरओ भी ना हो, ये इंप्रेशन ना मिलेगी। देखिए ना, मुराद अली शाह साहब ने आज क्या बात की है कि इमरान खान को चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था क्या? वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी तो बुनियादी तौर पे यही था ना कि हम आपको नहीं पकड़ेंगे, आप हमें। वो कह रहे हैं कि जी अब उन्होंने ये कहा, मुराद अली शाह साहब ने, कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब पार्लियामेंट में मौजूद हैं। अब जाहिर है कि मोहतरमा और नवाज शरीफ साहब तो नहीं है पार्लियामेंट में, तो उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो मौजूद हैं, जो कि नुमाइंदे हैं बेनजीर भुट्टो साहबा के और नवाज शरीफ साहब के, और उनके दरमियान तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है। तो इमरान खान भी आके हमारे साथ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन करें। यानी उसको साइन करने का मतलब यह है कि ना आप मुझे पकड़ेंगे ना मैं आपको पकड़ूंगा। जो इमरान खान को अगर आपने शदीद किसी बात पे गुस्से में लाना हो ना, तो उसमें यह बात है कि मुकमुका हो गया, लेकिन सियासत मुकमुका हो गया, डीलो। इमरान ऑलरेडी बहुत ज्यादा, इमरान खान को इस बात का एहसास है कि मैं बहुत ज्यादा ढील दे चुका हूं। तो और वो इसीलिए वो कह रहे हैं कि ये जो है सिस्टम जो कि कुछ दे नहीं पा रहा जी। इमरान खान की वो स्पीच सुने ना जो ननकाना साहब में उन्होंने किए जाने से पहले, कि ये एनआरओ की वजह से ही मुल्क यहां तक पहुंचा है। बार बार एनआरओ। अच्छा, एनआरओ होने भी नहीं जा रहा, एनआरओ नहीं होने जा रहा, ये कोई एनआरओ नहीं। लेकिन अदालतों का फैसला, मैंने आपसे ना, कानून एक होता है, कानून एक होता है इंसाफ जी। देखिए, अब इस पे जाहिर है कि मुल्क का कानून है, मुल्क के कवानीन है, और कवानीन तब्दील होंगे तो पार्लियामेंट से ही होंगे। इस पार्लियामेंट में 2/3 मेजोरिटी चाहिए, वो होगा नहीं, सेनेट है, इधर है, फलान डिमाक्रा, 2 कदम आके 3 कदम पीछे, कभी 3 कदम आगे, कभी 2 कदम पीछे, ये सिस्टम, ये पूरा निजाम हिल रहा है, ठीक है। और एक भी अगर बिल देखें, वो कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब को अगर हटाया गया तो सारी कायमा कमेटियों से हम हट जाएंगे, वो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा से। और वो जो तेजी के साथ मामला जा रहे थे, उसकी वजह से इमरान थोड़े से रुक गए। इमरान इसलिए, उसकी वजह ये है, आप देखें ना कि अचानक ये हुआ कि गवर्नर राज लगना है सिंध में, ऐसे ही हुआ, बहुत सारे वफाकी वज़रा पहुंच गए, फिर वापस आ गए। अच्छा, उसके बाद मुराद अली शाह साहब जो है अपनी जगह मौजूद हैं, जरदारी साहब जो हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं, और फरयाल सालपुर साहब अपनी जगह मौजूद हैं। कल उनकी यानी वो कभी तेज हो जाता है काम, कानून के मुताबिक चल रहा है ना, कभी वो मेगा मनी लॉन्ड्रिंग का केस कभी तेज होता है, कभी तेज होता है, आहिस्ता होता है। लेकिन इमरान, वो चूंकि अदालतों में है मामला, अच्छा अदालतों में है मामला, तो इमरान खान उसके ऊपर जो है वो क्योंकि उनको इस बात का यकीन है कि आप जितना मर्जी कर्जा लेते जाएं बाहर से, अब 6 अरब डॉलर का और आपने कर्जा ले लिया, आईएमएफ के साथ जो बात चल रही है,
और उसमें आपने 6 अरब डॉलर का आपने कर्जा ले लिया, तो 6 अरब डॉलर के कर्जे के बाद जो है वो जब तक आप इस्लाहात नहीं करेंगे तो ये तो चोरी चकारी चलती रहेगी। देखें, एहतसाब का पैसा बाहर से नहीं लाएंगे आप पकड़ के, तो वो उसके नतीजे में तो काम चलता जाएगा। ये फिर आप कैसे नोट छापेंगे रोज? देखिए ना, ये नोट छाप छाप के मुंह चल रहा है ना। इसहाक डार साहब के दौर में, नवाज शरीफ साहब के दौर में, जरदारी साहब के दौर में क्या हुआ है? अच्छा, नोट छापना क्या होता है? नोट छापना ये होता है मिसाल के तौर पे कि मेरी जेब में 1000 रुपए का नोट है, रात को स्टेट बैंक ने नोट छाप दिए, तो सुबह जो 1000 रुपए का नोट है वो मैं जो रख के सोया हूं, तो रात को अगर नोट छप गए तो सुबह उसकी कीमत 900 रुपए हो जाएंगे मेरे पास। असल में 1000 रुपए का नोट 900, क्योंकि इजाफी नोट आ गए ना मार्केट में। मार्केट में ज्यादा नोट आ गए, तो मेरा जो 1000 रुपया था वो असल में 900 रुपए हो गया उसकी कीमत। अच्छा, तो अब बिल्कुल, तो अब क्योंकि एहतसाब नहीं हो रहा, इमरान खान साहब को गुस्सा चढ़ रहा है असद कैसर साहब पे, इमरान खान को शहजाद अकबर साहब पे गुस्सा है कि आपने इतने दौरे कर लिए बाहर के और इतना खर्च कर दिया पैसा, और जो लाना था वो आपने कुछ किया नहीं। और मतलब अब वक्फा लेने तो उसके बाद बताता हूं कि अब ये कौन कौन सी शख्सियात इधर उधर करने का इमरान खान साहब सोच रहे हैं। जी नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर यहीं से डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, IMF से वापस आते हैं, डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करते हैं। बात ये है सारी कि IMF के पास जाके, और इसके नतीजे में एक तो चीज ये होगी कि जरा थोड़ा सा सुकून आ जाएगा, यानी थोड़ा सा लोगों के अंदर जो ये गैर यकीनी की कैफियत थी, वो गैर यकीनी की कैफियत तो खत्म होगी। आप चले गए IMF के पास, बहुत सी शराइत आपने मान ली, लेकिन बहुत सारी शराइत जो हैं वो अभी बजट से पहले आपको उनकी पूरी करनी होंगी। उतनी सख्त शराइत नहीं होंगी जितनी पहले थी, लेकिन बहरहाल शराइत उनकी होंगी। गैस की कीमतों में इजाफे की वो बात कर सकते हैं, वो टैक्स बढ़ाने की बात कर सकते हैं, और बहुत सारी बातें कर सकते हैं जो कि अच्छा है। लेकिन ये निकल नहीं रहे आप। ये जो असद उमर साहब बात कर रहे हैं कि आखिरी दफा हम IMF के पास गए, नहीं ऐसा नहीं है, ये ऐसा है ही नहीं। क्यों? इसकी वजह यह है कि जब तक आप एक बर्तन जो टूटा हुआ है उसके अंदर उसमें पैसा डालते जाएं, नीचे उसका पेंदा ही नहीं है, तो नीचे जब चोरी चकारी, मनी लॉन्ड्रिंग, फ्रॉड, लोग पुल के पुल खा गए हैं, लोग बैंकों के बैंक खा गए हैं। ये नहीं कि बैंक का कर्जा पहले बैंक का कर्जा, अब बैंक खा गए पूरा जी। अब पूरा बैंक, यानी ये भी जो है ना, जब तारीख लिखी जाएगी तो उसमें कमाल की बात होगी कि उसको छोड़ने के कर्जा किसने लिया था, उसको छोड़ देंगे, बैंकों में पैसा कितना रखा था, बैंक पूरा बैंक ही खा गए, पूरा समेट बैंक गड़प करके और डकार मार के उसके बाद बैठे हुए हैं कि जी वह हमारे वसाइल जो है हमें और मजीद दो, अभी हमने कम खाया है। मतलब देखें, मैं बात पहले भी कह चुका हूं, इस मुल्क में, पाकिस्तान में, या लोग फाके से मर रहे हैं या लोग बदहजमी से मर रहे हैं, ठीक है, या लोगों को खाने को नहीं मिल रहा, या लोगों को इतना खाने को मिल रहा है कि उसके नतीजे में, अब देखें ना, पूरा बैंक खाया गया, एक बैंक ही खाया गया, अरबों रुपया उसका किधर है, कहां है, आराम से बैठ के सिंध के अंदर जी हमारे वसाइल के ऊपर डाका डाला जा रहा है। हाँ, डाका डाला जा रहा है, हमें और वसाइल दो, हमें और पैसा दो, हमसे काम नहीं हो रहा, ठीक है। अब ये वो है जो कानून है, ये कानून है, ये सारा कानून के मुताबिक हो रहा है, मगर क्या ये इंसाफ है? कानून है ना, अब यानी सिस्टम जो है, सिस्टम लरसता हुआ सिस्टम, एक बोसीदा निजाम, वो कैसे रोक रहा है? हर आने वाले दिन, हर गुजरते दिन के साथ आपको एहसास होगा इस बात का, ठीक है, कि जी ये क्या है, ये कैसे मुमकिन है कि एक मुल्क का पूरा बैंक खाया जाए, स्टेट बैंक बैठा हो। आपको पता है एक बड़ी मजेदार बात, ये मीडिया के हवाले से आजकल बड़ी बातें चल रही हैं, जब ये पीपल्स पार्टी का दौर था तो उस जमाने में बड़ी कमाल की बात हुई। उसमें हुआ ये कि एक सेटलमेंट हुई, और बड़े इंटेलिजेंटली जरदारी साहब ने बड़ा इंटेलिजेंट एक डील बनाई, और वो डील ये थी कि हज करप्शन केस जो है वो IPPs का केस, ये रेंटल पार केस, ये फलाना मुकदमात, ये सारे मुकदमात और सारे जो करप्शन स्कैंडल्स हैं, ये मीडिया में एक या दो शख्सियात लाते रहे, ठीक है ना, करप्शन की कहानी फलाना, ये सारा आता रहेगा, लेकिन कुछ नाम नहीं आएंगे, कुछ नाम नहीं आएंगे, जैसे अनवर मजीद का नाम नहीं आएगा, ये चल रहा है ना इतने सालों से, मंजूर काका का नाम नहीं आएगा, डॉक्टर आसिम का नाम नहीं आएगा, ये इस तरह के समिट बैंक नहीं आएगा, ये सारा नहीं आएगा।
तो अब मुझे बताएं कि ये पीपल्स पार्टी के लोगों को अब भी नहीं पता, बहुत सारी शख्सियात को, कि उनके ऊपर जो उस दौर में कहानियां आती नहीं और रेफरेंसेस बनते रहे, सू मोटो होता रहा, ये सब कुछ होता रहा, ये रजामंदी से हो रहा था और ये सब कुछ हो रहा था। और हमारे इंतहाई मोहतरम जो बहुत सारे दोस्त अहबाब हैं वो खुद उसका हिस्सा बने हुए थे, वो खुद हिस्सा बने हुए थे। ये नाम अचानक में, अच्छा कोई मंजूर काका भी होता है कराची में, ओहो, अचानक लोगों को ये नहीं, अब मैं मतलब अच्छा मंजूर काका भी कोई होता है, अच्छा ये कुछ समिट बैंक के अंदर कोई मैंने ये कोई अनवर मजीद साहब भी थे, अच्छा ये कब से थे, अच्छा ये पहले से थे, अच्छा ये भोले भाले बन के सामने ऐसे दुल्हे दुल्हा हमारा। मैं सारे मीडिया की बात नहीं, चंद मीडिया की शख्सियत की बात कर रहा हूँ, उनको कुछ भी नहीं पता था। अच्छा, तो उन्होंने भी, वो भी इसका देखिए ना, बदमाशियों से लिफाफिया भी निकलता है जी। लेकिन कुछ हमारी शख्सियत ऐसी थी जो उस वक्त बात करती नहीं और उठाते रहे और उसके बाद वो प्रॉब्लम्स का भी शिकार है। बहरहाल अब मसला ये है कि अब यहाँ पर IMF जो है वो नीचे वही सिस्टम चल रहा है, सिस्टम तो वही चल रहा है, ठीक है, और उसके नतीजे में एक ये सोचता है कि सिस्टम को चलना चाहिए अपनी जगह, सिस्टम को चलना चाहिए ना, कानून के मुताबिक चीजें चलनी चाहिए, मगर क्या इंसाफ और कानून दो अलग चीजें हैं जी। हमारे ईमान का एक हिस्सा है आखिरत पे ईमान। आखिरत पे ईमान के बगैर हम मुसलमान नहीं हो सकते। आखिरत पे ईमान, तो आखिरत क्या है, क्यों आखिरत पे ईमान क्यों जरूरी है? आखिरत पे ईमान इसलिए जरूरी है कि तय हो चुका है कि दुनिया में कोई वजह है, तो आखिरत पे ईमान जरूरी है ना, कि दुनिया में इंसाफ नहीं मिलेगा, ये तय है। तभी तो वहां पर जो बादशाह है और जो फकीर है और जो वजीर है और जो मुलाजिम है, वो सारे के सारे क्यों एक ही सफ में खड़े होंगे और सब अपने अमाल नामे गले में क्यों डाले होंगे? इसलिए कि दुनिया में इंसाफ उन्हें नहीं मिलेगा, ये तय है। तभी तो आखिरत पे ईमान लाजिम करार पाया है ना। जो चीज लिखी जा चुकी है लॉयज़ में, उसको आप कैसे बदल सकते हैं? तो आखिरत पे ईमान इसीलिए है कि यहां लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा, ये तय है। कानून, आप सर काट दें किसी का, आप किसी को छोड़ दें, किसी को, ईमान का हिस्सा है कि आखिरत के अंदर सजा और जजा का हिसाब वहीं होना है, तो इसलिए इंसाफ वहीं मिलना है, ठीक है। और जिनको यहां पर ज्यादा आसाइशें मिल गई इस दुनिया में, जिनको ज्यादा आराम, ताकत, दौलत, तो उनका फिर उतना ही सख्त हिसाब है। अब आपके मुल्क में इस वक्त कानून का निजाम है या कारून का निजाम है, ये फैसला करना है ना लोगों को। इंसाफ एक अलग चीज है, कानून एक अलग चीज है। आप जब आगे बढ़ रहे हैं, यानी कानून की हुक्मरानी है या कारून की हुक्मरानी है, तो बात यह है सारी कि आपने आगे मुल्क ने जाना है इंशाल्लाह, और मुल्क जाएगा, लेकिन उससे पहले ये फरसूता निजाम खुद अपने आप को आया करते करते खुद ही अपने बोझ तले दबेगा। इमरान खान या और कोई भी ऐसी सोच रखने वाला आम शहरी, आम सड़क पे जाता शख्स, वो अब बेजार हो गया है, बेजार हो चुका है, ठीक है। कौमी असेंबली का इजलास हो रहा है, किसी को दिलचस्पी है, सिर्फ वो सिर्फ दिलचस्पी होगी जब कोई किसी को थप्पड़ मार देगा या लड़ाई हो जाएगी, उसके अलावा किसी को खाक दिलचस्पी है सेनेट के इजलास से? कोई दिलचस्पी किसी को रह गई है? मुझे बताएं। सिर्फ सवाल इस बात का कि थप्पड़ कौन किसको मारता है, कौन किसको गालियां देता है, इजलास ही नहीं चल रहा। आज सुबह असेंबली का इजलास हो रहा था और जो सिंध में, तो मुराद अली शाह साहब ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने बड़ी अच्छी कि पुलिस की उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि ये जो वहां पर एक यूसी नाजिम ने जो एक जुल्म ढाया, मुस्लिम लीग नून के यूसी नाजिम ने कौम पर जमात के एक बंदे को सड़क पर लोगों के सामने गोलियां मार दी, और सड़क पे गोलियां मार के, और वो कह रहा है कि जी ये डाकू था, मुझे ये कर रहा था, वो कर रहा था, और उसके ऊपर उन्होंने एडिशनल आईजी को बदल दिया और उन्होंने कहा कि ये पुलिस की जो है वो सोच बदलनी होगी, और अगर फिर उन्होंने आईजी के ऊपर जो है भी उन्होंने पुलिस ऑफिसर के उन्होंने कहा कि वो जब हम उनसे बात करते हैं तो वो अदालत के फैसले लेके सामने आ जाते हैं, तो अदालत के फैसलों पे अगर चलना है तो फिर असेंबली की क्या जरूरत है? कि अभी मुराद अली शाह साहब बात कर रहे हैं, और उस बंदे को मारा गया सड़क पे, और सड़क पे उसको मारा बंदे ने, लेकिन ये बात कौन कर रहा है? ये बात वो शख्सियात कर रही हैं माशाल्लाह, जहां पे लियारी के अंदर गर्दनें काट के और फुटबॉल खेले गए, उज़ैर बलोच लोगों को भूल गए, जहां पर
200 250 लोग मरते थे रोज शहर में, एक दिन में शहर बंद होता था और शाम को जो है खौफ की नहीं 250 लोग 250 लोग एक दिन में मरते थे और उसके बाद शाम को बैठ के तय होता था कि यार ये इलाका इसका होगा, ये इलाका इसका होगा। वो शख्सियात अब बैठ के अमन अमान की बात कर रही है, बहुत अच्छा कर रही हैं, लेकिन क्या लोग इस किस्म की बातों मतलब लोग क्या भूल जाएंगे? लोगों की याददाश्त खो गई है क्या सारी? तो अब मसला ये है कि वो एडिशनल आईजी के ऊपर मलबा डाल दिया, एडिशनल आईजी के वो उससे नाराजगी होगी, उसको हटा दिया, वो कर दिया। ये जो है ना, ये सिंध का तो ये नहीं, अब आप यूं समझें कि अब ये सारा का सारा, मैंने कहा ना, पूरा का पूरा सेट और तेजी के साथ हो रहा है, अभी तेजी के साथ। यानी अब मुझे आप ये बताएं कि मैं मुस्लिम लीग नून जो है ना, उनसे मैं ज्यादा, जरदारी साहब तो जरा खामोश हुए ना अभी, जरदारी साहब ने अपना रवैया भी जरा उनका मोहतात, तो पॉलिटिकली वो इंटेलिजेंटली प्ले कर रहे हैं इस वक्त। लेकिन मुस्लिम लीग नून के जो चंद शख्सियात हैं, ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ी सही बात की कि निज़ाम, मुझे ये हम नहीं चाहते कि निज़ाम चला जाए अपनी जगह से और निज़ाम हिल जाएगा, हम चाहते हैं पार्लियामेंट चले, ये चले वो चले। वो भी मोहतात खेल, वो मोहतात इसलिए कर रहे हैं कि असेंबली टूट गई तो फिर क्या होगा। इमरान खान साहब ने, देखिए एक हद तक चले गए ना आप एक हद तक इमरान खान कह रहे हैं कि नहीं होगी डील, नहीं होगी डील, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। असेंबली का इजलास कैसे होगा? 18 तारीख को या 19 तारीख को जब भी इजलास तलब किया हुआ है। इसी दौरान मोहम्मद बिन सुलेमान, शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान पाकिस्तान आ रहे हैं, उनको खुश आमदेद और उनके दौरे पे मजीद बात होगी। ये अभी तक तय नहीं कि वो यहाँ से, मेरी कुछ इंडिया लोगों से बात हुई तो कुछ इंडिया में लोग कह रहे हैं कि 19 को पाकिस्तान के बाद इंडिया जाएंगे, कुछ कह रहे हैं कि चाइना चले जाएंगे बाहर। वो उनकी यहाँ पे दौरा उनका बड़ा इंपॉर्टेंट है। और नेतन्याहू का जो इंडिया का दौरा था वो ऊपर नीचे हो गया है। और अब इसमें और अफगानिस्तान के अंदर बड़ी तेज डेवलपमेंट्स हो रही हैं। वहां पे जो उनके एक्टिंग डिफेंस सेक्रेटरी हैं वो पहुंचे हुए हैं, वो बात कर रहे हैं। उसके बाद वो ब्रसल्स जाएंगे, ब्रसल्स म्यूनिक कॉन्फ्रेंस, सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस होनी यूरोप में, बड़े बड़े इंपॉर्टेंट खत्ते के हालात हो रहे हैं। और ये जो इस्लामिक फोर्स बनी थी रियाद में, उसके जो कमांडर हैं जनरल रिटायर्ड हाहिल शरीफ साहब, वो आए हैं, उनकी मुलाकात हुई है। जो फौज के लोग हैं सऊदी के, वो भी गालिबन यहाँ मौजूद है। डिफेंस के ऊपर बातें चल रही हैं संजीदा। यहाँ पर ये स्यापा नहीं समझ में आ रहा कि पीएससी का चेयरमैन कौन होगा, कौन नहीं होगा। खित्ते के हालात देखें आप, सिक्योरिटी थ्रेट्स देखें जो बाहर की हैं और जो अंदर की हैं, जो मुल्क के अंदर है और बाहर के आप हालात देखें, और फिर उसके बाद ये देखें कि बात किस पे हो रही है। हमजा शहबाज शरीफ माशाल्लाह, उनको मुबारक हो। वो पंजाब के अंदर हिज़्ब क्या है, पीएससी के चेयरमैन बन के वो शहबाज शरीफ साहब की अकाउंटेबिलिटी करेंगे और शहबाज शरीफ से यहाँ बैठ के नवाज शरीफ साहब की और शाहखान अब्बासी साहब की अकाउंटेबिलिटी करेंगे। कानून है, शुक्रिया, कानून है, क्या इंसाफ है इस निजाम में? ये एक सवाल है। ये वो चीज है जो इमरान खान, अब चलें आप वक्त उसके बाद को किस तरफ लेके जा रही है। शुक्रिया डॉक्टर साहब जी। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज जी। डॉक्टर साहब, अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।